जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, उन सब पे बैन कर दिया गया कि ये सब नहीं दिखाएगा, यानी कि उनकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। और जो मीडिया उनके पास है वो उनका है, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। ये अभिव्यक्ति जो बोलने का अधिकार है, हमारे संविधान का आर्टिकल 19 और 20, 21 कहता है कि हम आजादी के साथ कुछ बोल सकते हैं, हम अपनी बातों को रख सकते हैं, इसमें किसी तरह का रोक नहीं होगा। लेकिन जैसे भारत में अभिव्यक्ति पे रोक लगा है, हम कैद बने हुए हैं, वैसे ही नेपाल अपने तरीके से वहां के लोगों को कैद करना चाहते हैं, खास करके सोशल मीडिया को, खास करके सोशल एक्टिविस्ट को, जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक दर्पण न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दुआ। नेपाल की जो हालत है, इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर? काजल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो आपके लोक दर्पण न्यूज को डॉक्टर दुआ अभिनंदन करता है। नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है, शांति प्रिय देश है। वहाँ हिंदू राष्ट्र एक नाम है, जहाँ हिंदी राष्ट्रभाषा है। आज भारत हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन वहाँ है। हमारा नेपाल एक ऐसा देश है जिसपे एक संधि है, जिसपे कोई भी कंट्री उस पर अटैक नहीं कर सकता, कोई उस पर धावा नहीं कर सकता। लेकिन वो पड़ोस है चाइना का, वो हमारा पाकिस्तान का, कई जो है देशों से, रशिया साइड में है और हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान से एक संबंध है। हिंदुस्तान के राजा ही नेपाल पे राज किया। हिंदुस्तान के लोग रोज आते जाते हैं, व्यापार, खाना पीना, देना रहना सहना, सारे रिश्ते भाई भतीजे का, एक घर का, परिवार का रिश्ता है। वहां राजतंत्र था, राजतंत्र खत्म हुआ, आंदोलन हुआ, वहां जो है लोकतंत्र आया। अब लोकतंत्र में असंतोष है, जो आज प्रधानमंत्री है उस पर असंतोष है, उसको बदलो, नया लाओ। लेकिन वो राजा जैसे भारत के अंदर निरंकुश बनकर के तनाशाह, ऐसे ही नेपाल के अंदर हो रहा है। वो कह रहा कि मेरी मर्जी। तो वहां का जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, उन सब पे बैन कर दिया गया कि ये सब नहीं दिखाएगा, यानी कि उनकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। और जो मीडिया उनके पास है वो उनका है, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। ये अभिव्यक्ति जो बोलने का अधिकार है, हमारे संविधान का आर्टिकल 19 और 20, 21 कहता है कि हम आजादी के साथ कुछ बोल सकते हैं, हम अपनी बातों को रख सकते हैं, इसमें किसी तरह का रोक नहीं होगा। लेकिन जैसे भारत में अभिव्यक्ति पे रोक लगा है, हम कैद बने हुए हैं, वैसे ही नेपाल अपने तरीके से वहां के लोगों को कैद करना चाहते हैं, खास करके सोशल मीडिया को, खास करके सोशल एक्टिविस्ट को, जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। और उसका फायदा जो पड़ोसी देश है, और ये भी हो सकता है कि इसको उकसाने के लिए, आग लगाने के लिए, इशू को बदलने के लिए, क्योंकि हमारे बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है, देश के अंदर कई समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या है, और उन सब से भटकाने के लिए हो सकता है कि चाइना इस पे खेल खेल रहा हो। क्योंकि चाइना घुसना चाहता है, अगर उसको आता है भारत के अंदर तो नेपाल के रास्ता भी बनता है उसका। तो इसलिए नेपाल को वो अपने कब्जे में रखना चाहता है चाइना, जो हमारे लिए खतरा है। इसलिए जब हम चाइना से हिंदी चीनी भाई भाई कहते हैं, तब भी डर लगता है कि ये दुश्मन किसी दिन भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए हम अमेरिका से और रशिया से दोस्ती करते हैं। तो ये सारी हालात हैं, और नेपाल की हालात ठीक नहीं है। ऐसी सूरत में जो जनता और जो वहां का युवा है, और खासकर सोशल मीडिया है, उन पे जो दबाव है वो उचित नहीं है, उसकी भर्त्सना है, और मानवाधिकार के नाते मैं उसका विरोध करता हूं। नेपाल के नागरिक है जो तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, आग लगा दी जा रही है, गाड़ियों में आग लगाई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब जनाक्रोश होता है जर्नलिस्ट महोदया, तो आग या तोड़फोड़ या पत्थरबाजी ये सब होता है। और कई बार गुटबाजी होती है, जो सत्ता पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं, जो नेता होते हैं, ये लोग कराते हैं, जनता नहीं चाहती। तो जनता की अगर समस्या हल हो जाए, तरीके से हो जाए, शांतिपूर्ण हो जाए, तो फिर ये सब नहीं होगा। तो वो जो तोड़फोड़, आगजनी, गाड़ी में आग लगाना, मकान में आग आना, दुकानें बंद होना, बाजार बंद होना, तो उससे हमारी जनता को नुकसान हो रहा है, वहाँ का प्रशासन को नुकसान हो रहा है, जो ये उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि सामाजिक सौहार्द हो, भाईचारा हो, मानवाधिकार की स्थापना हो, और इसी आधार पर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन डॉक्टर दुआ उस पर अच्छा पहल कर रहा है। हमारी टीम वहाँ नेपाल में है, वो भी उस पर सक्रिय है, हमारे बाढ़ में भी सक्रिय हैं, हमारे जो है कश्मीर में भी जो हमारे अशोक स्तंभ को तोड़ा, हमने उस पर भी कहा कि उसको जो है, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसको राष्ट्रद्रोह की केस होनी चाहिए। तो ये सब बातों पर हमें ध्यान रखते हुए देश को, चाहे हमारा पड़ोसी देश ही क्यों ना हो, चाहे हम अपने देश में हो, लेकिन सब सुख शांति के साथ रहें। इसी को सार्क मेंबर कंट्री कहते हैं, यानी 7 कंट्री का एक समूह है जो आपस में एक दूसरे की समस्या में सहयोग और सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी भारत का नेपाल में चल रहा है। तो इस तरह से हम वहाँ पे सामाजिक सौहार्द चाहते हैं। वहाँ के युवाओं को हम आह्वान करना चाहते हैं कि वो गलत तत्वों के हाथों में ना खेलें, वो विवेक से, अपनी सोच से अपने राष्ट्र, अपने नेपाल को सुंदर और बेहतर करें, नेताओं के बहकावे में ना आए। और ये जो सरकार कर रही है, ये उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसका रोक होनी चाहिए कि भाई आप, अगर हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। इसलिए हमें इस पे छूट मिलनी चाहिए।
नेपाल की सेना, नेपाल के पीएम सत्ता छोड़ने की कह रहे हैं। देखिए, जब ये लड़ाई होती है जो पाकिस्तान में हुआ, तो पाकिस्तान में सेना बहुत मजबूत है, तो वो जब भी कुछ होता है तो प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे इमरान खान को जेल में डाल दिया, तो ऐसे वहाँ लड़ाई होता है, सैनिक हावी हो जाते हैं। नेपाल के अंदर हमारा डेमोक्रेसी तो आया, लेकिन वहाँ अभी भी कुछ राजा हैं जिनके राजा का तंत्र चलता है। नेपाल की सेना कह रही है कि सत्ता छोड़ेंगे तभी नेपाल में शांति बनेगी। हाँ, तो देखिए, जिस तरह से संसद छोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गए श्रीलंका में लोग, जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना को छोड़ करके इंडिया भागना पड़ा, वहां लोगों ने कब्जा कर लिया, तो उसी तरह से नेपाल में हो रहा है। और नेपाल में अगर इस तरह की होती है तो नेपाल, श्रीलंका और जो है आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान में अगर होता है, अफगानिस्तान में ये सब होता है, तो इन तमाम का असर हमारे देश पे भी पड़ता है और कल ये आंधी भारत में भी आ सकता है। और ऐसे सूरत में मोदी जी को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। क्या पता जनता सड़कों पे आ जाए और मोदी जी को बाहर कर दे। तो ये सब डेमोक्रेसी का बहुत ही माहौल बहुत ही गलत तरीके से जा रहा है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन जो निरंकुश होगा, जो जनता का हक अधिकार नहीं देगा, तो वहां जनाक्रोश, वहां आवाज होगा और वो आवाज जायज है। और ऐसी सूरत में बदलाव भी जरूरी है, जो आज भारत में भी लोग चाह रहे हैं। ओपन फायरिंग हो रही है, युवाओं का मौत भी हो रहा है। देखिए, यही मुश्किल है कि हमारा जब अंग्रेज था, जब मुगल आए, कुछ लोग आए, अंग्रेज 5-10 हजार आए थे, उसके बाद सैनिक कौन बना? भारत के लोग। जब जालियांवाला बाग पे अटैक हुआ, लोगों को वहां को घेर करके भारतीय सैनिक भारतीयों को मार रहे थे, तो जो सैनिक नेपाल का है वो नेपाल के लोगों को मार रहे हैं, तो भाई वो ना मारे, उनको अरेस्ट कर ले, उनको पकड़ ले, उनको रोके, लेकिन डायरेक्ट आप मारोगे, हम मार रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। ये जो है कई युवाओं को मौत, ये तानाशाही है, ये हिटलरगिरी है, ये मुसोलिनी है। और इस तरह से ये सारे के सारे हमारे पड़ोस देश, हमारा देश जो है तानाशाह हो गया है, हिटलरगिरी करने लगा है, मानवता भूल गई है, इंसानियत और ह्यूमनिटी को भूल गए हैं। और ये जो है बाय हुक एंड क्रुक राज करना चाहते हैं, जो जनता बर्दाश्त नहीं करना चाहेगी। और जनता इसके लिए आवाज उठाएगी, चाहे तुम कितना मारो, चाहे तुम कितना जेल भेज, चाहे मेरा भारत का, चाहे हमारे अन्य पड़ोसी देश का, वो मिलना चाहिए। और यही जनता की आवाज है, इसी को कहते हैं रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स। ये हमारा हक है, हमारा हक दे दो। तुम नौकर हो, तुम नौकरशाह हो, तुम चौकीदार हो, तुम चौकीदारी करो, लेकिन अगर तुम बर्बरता दिखाओगे, हमारे ऊपर जुल्म करोगे, क्रूरता दिखाओगे, तो हमें तो सड़कों पे आना होगा, चाहे तुम मुझे मार दो।